मैटर चैप्टर पे एक लेक्चर लेकर आया हूँ। एक चैप्टर क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 9 केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर। ऐसे चैप्टर का नाम तो है मैटर सराउंडिंग अस। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है सभी क्या है, मैटर्स है। मैटर होता क्या है, आइए इसे समझते हैं। तो डिफिनेशन इसका होता है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज अ मैटर। इस यूनिवर्स में जितने भी वैसे चीजें हैं जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और जिनका कुछ मास हो, उन सभी को हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, एयर, वाटर, etc। ये सभी क्या है, मैटर्स है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस ऑक्युपाइज करती है एंड इनका कुछ मास भी होता है। तो हमारे यहाँ पहले टॉपिक्स कुछ लिखे हुए हैं, जिसमें पहला टॉपिक था व्हाट इज मैटर, और इससे हम समझ चुके हैं कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो स्पेस ऑक्युपाइज करती हैं, जिनका कुछ मास होता है, उन्हें हम मैटर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जिसमें है प्रॉपर्टीज। तो हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, मैटर का फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। टीनी मीन्स क्या होता है? टीनी मीन्स वेरी स्मॉल। तो मैटर किसी से बना होता है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। आगे के चैप्टर्स में हम समझेंगे कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर ये मैटर है, कोई भी, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है मैटर के रूप में। तो इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ये सारे मैटर्स के पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के ये मैटर बना होता है। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। मैटर की दूसरी प्रॉपर्टीज है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कुछ स्पेस होता है। मैटर, पहली प्रॉपर्टी थी कि मैटर कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दो पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, जो है स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे IMS। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर कोई एक मैटर है, सब्सटेंस है, जिसमें ये सब इसके पार्टिकल्स हैं, तो हम यहाँ पाते हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस है। इन्हीं स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है पार्टिकल्स में जो दो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, उन दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसे शॉर्ट में बोलते हैं IMF। IMF क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को, मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जो मॉलिक्यूल्स है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, उसे हम
यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं, जो कि जैसा कि मैटर के डिफिनेशन से ही क्लियर था कि मैटर क्या करते हैं, तो स्पेस ऑक्युपाइज करता है। तो लिख सकते हैं हम इसको कि इट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। तो इस तरह से हमारे पास मैटर की 4 प्रॉपर्टीज हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, मैटर छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज थी जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। एंड हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि मैटर ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। तो इस तरह से हम अपने सेकेंड टॉपिक जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था उसे कंप्लीट किए और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैटर, जो कि इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मैटर। तो आइए टाइप्स ऑफ मैटर को हम एक फ्लो चार्ट की तरह समझने का प्रयास करते हैं। मैटर को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट प्योर सबस्टांस एंड सेकेंड इम्प्योर सबस्टांस। ठीक है, प्योर सबस्टांस को फर्दर 2 भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइड्स। इम्प्योर सबस्टांस को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट होमोजीनियस एंड सेकेंड हेटेरोजीनियस। ठीक है, इम्प्योर सबस्टांस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम टाइप्स ऑफ मैटर का एक फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें दिखाया गया है मैटर 2 भागों में बांटा गया, प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। प्योर सबस्टांस को फर्दर 2 क्लासिफिकेशन होगा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स का फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल वाइड्स। इम्प्योर सबस्टांस का 2 क्लासिफिकेशन हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो आइए हम बारी बारी से 1 बाय 1 सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्योर सबस्टांस, तो हम बारी बारी से एक क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो था प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस क्या होता है, तो प्योर मीन्स शुद्ध, मीन्स जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे, इसमें कोई और अदर पार्टिकल्स नहीं मिक्स होगा। जैसे हम क्या बोलेंगे कि दैट आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। वन टाइप मीन्स सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले शुगर, इसमें क्या है, सिर्फ शुगर है, इसमें और कुछ मिक्स नहीं है। ठीक है, अगर हम बोले सॉल्ट, तो सॉल्ट में क्या है कि इसमें हम सिर्फ सॉल्ट का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले कि शुगर और सॉल्ट दोनों को मिक्स कर दें, तो उसमें 2 पार्टिकल्स हो गए, एक शुगर के भी पार्टिकल्स हो गए और दूसरे सॉल्ट के भी पार्टिकल्स हो गए, तो वो फिर प्योर सबस्टांस में काउंट नहीं होंगे। अगर शुगर अलग है, सॉल्ट अलग है, तो शुगर एक प्योर सबस्टांस हुआ, सॉल्ट एक प्योर सबस्टांस हुआ, लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद वो प्योर नहीं रह जाते हैं, वो फिर क्या हो जाते हैं, इम्प्योर। तो इम्प्योर सबस्टांस क्या होगा,
इम्प्योर हम किसे कहेंगे, तो मिक्सचर ऑफ टू प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर ऑफ टू प्योर सब्सटेंस। जब दो प्योर सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे शुगर और सॉल्ट अलग अलग था, दोनों को मिक्स कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस। फर्दर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस किसे कहते हैं एंड हेट्रोजीनियस किसे कहते हैं, तो पहले इसका हम डिफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले होमोजीनियस। तो होमोजीनियस हम किसे कहते हैं, तो देखिए एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें मिक्सचर मीन्स क्या, उसमें दो सब्सटेंस मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए इसमें मिक्स किए सॉल्ट को एंड शुगर को, सॉल्ट और शुगर को मिक्स करने से क्या होगा, दोनों मिक्स तो होंगे लेकिन कंपोजिशन जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। कंपोजिशन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है कि हर पॉइंट पे शुगर और सॉल्ट की मात्रा सेम नहीं होगी, कहीं पे शुगर ज्यादा होगा तो कहीं पे सॉल्ट ज्यादा होगा। तो इसी बेसिस पे हम मिक्सचर को दो क्लासिफिकेशन में किए हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अगर ये दोनों को मिक्स करने पे हमारा कंपोजिशन यूनिफॉर्म आ जाता तो हम बोलते हैं कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, और अगर ये दोनों को मिक्स करने से हमारा कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हम क्या बोलेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, इन विच components of mixture is uniform throughout। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पूरे मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्म है। कंपोनेंट्स मींस क्या हुआ, कंपोनेंट्स हम किसे बोलते हैं, जैसे हम एक मिक्सचर बनाए जिसमें सॉल्ट और शुगर मिक्स किए हैं, तो उसमें सॉल्ट एक कंपोनेंट हुआ, शुगर दूसरे कंपोनेंट हुआ। तो अगर दोनों का कंपोजिशन सेम है, दोनों यूनिफॉर्म है पूरे मिक्सचर में, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे कि सेकंड में क्या बोलेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट द मिक्सचर उसका कंपोजिशन जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है इनका डिफिनीशन को समझ चुके हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो वैसे मिक्सचर्स हैं जिनमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहा जाता है जिनमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। चलिए इनका सेकेंड डिफरेंस हम देखते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सेकेंड डिफरेंस है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, मोर देन वन फेज होता है। आइए हम फेज का मीनिंग समझते हैं। ऐसे तो जनरली लोग फेज मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैस समझते हैं, लेकिन हम इसे थोड़े दूसरे वे में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोनों के लिए एक एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक मिक्सचर बनाए हैं, जो किस चीज का मिक्सचर है, शुगर एंड वाटर का। इसमें हम मिक्स किए हैं शुगर एंड वाटर। शुगर कैसा होता है, सॉलिड होता है, और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। हम ब्रैकेट में एस लिखे हैं फॉर सॉलिड एंड एल लिखे हैं फॉर लिक्विड। ये क्या है, इसे हम बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और हम सेकेंड साइड जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इधर में एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए जिसमें कि मिक्स किए हैं वाटर एंड ऑयल को। ठीक है, वाटर और ऑयल को मिक्स किए हैं, तो ये मिक्स करने से क्या होगा, देखिए वाटर भी लिक्विड है और ऑयल भी लिक्विड है। क्या होगा, इसमें हम पाते हैं कि शुगर और वाटर दोनों एक दूसरे में इस तरह से मिक्स हो चुके हैं कि देखिए शुगर सॉलिड है, लेकिन तब भी हम जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसमें हम सॉलिड का पार्टिकल हमें
अपने नेकेड आई से दिखेगा नहीं, हमें उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पार्टिकल शुगर है और कौन सा वाटर है। मींस ये जब सॉल्यूशन बन जाएगा इस तरह से, इसमें हम नहीं बता पाएंगे कि शुगर कहाँ पे है और वाटर कहाँ पे है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में इस मिक्स हो गए हैं, पूरे यूनिफॉर्म मिक्स हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए अगर हम मान लीजिए इसे अगर टेस्ट करते हैं, ऊपर से टेस्ट किए सॉल्यूशन को और नीचे का भी सॉल्यूशन टेस्ट किए, तो हम क्या पाते हैं कि ऊपर का सॉल्यूशन जितना मीठा है उतना ही मीठा नीचे का भी है। मीन्स ऊपर जितना चीनी घुला हुआ है उतना ही चीनी नीचे भी घुला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें शुगर थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म मिक्स हो चुका है। तो इसलिए एक ऐसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और इसमें क्या होगा, देखिए वाटर भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, लेकिन तब भी दोनों का सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा। क्या होता है, ऑयल ऊपर हो जाता है और वाटर नीचे बैठ जाता है। देखिए दोनों लिक्विड था लेकिन तब भी दोनों मिक्स नहीं हुआ, दोनों दो लेयर बना लिया। तो हम पाते हैं कि यहाँ पे ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाए, मतलब एक क्या हो गया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हुए। अब जो सेकेंड मेरा पॉइंट था सिंगल फेज और मोर देन वन फेज, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए इसमें एक सॉलिड था एक लिक्विड था, लेकिन जब मिक्स हो गया तो मिक्स होने के बाद इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ऑब्जर्व हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, मतलब इसमें सॉलिड फेज गायब हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों दो फेज में था लेकिन मिक्स होने के बाद सिंगल फेज बना दिया। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। एंड सेकेंड क्या है, वाटर और ऑयल में देखिए क्या होगा, लिक्विड लिक्विड दोनों लिक्विड है लेकिन दोनों मिक्स होने के बाद दोनों सेपरेट हो गया। हम इसमें आसानी से देखकर बता सकते हैं कि कौन सा लेयर ऑयल का है और कौन सा वाटर का है, मतलब दो अलग अलग दो लेयर से फेज बना चुका है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इसमें मोर देन वन फेज है। कितना फेज है, मोर देन वन फेज, मतलब डुअल फेज मिक्सचर है। ठीक है, डुअल फेज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑयल और वाटर सेपरेट हो गया। इस सिंगल फेज क्यों हुआ, क्योंकि एक सॉलिड था एक लिक्विड था, लेकिन सॉलिड लिक्विड होते हुए भी दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंगल फेज और डुअल फेज का मीनिंग समझ चुके हैं। तो आइए अब हम होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर का और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल होमोजेनियस का हम लोग क्या देखें, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर हम नमक को पानी में घोलेंगे तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो अच्छे से घुल जाता है। फिर शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, एक और एग्जांपल है जो बहुत कॉमन है, ठीक है, एयर। एयर को भी हम क्या बोलते हैं कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर एयर क्यों है, क्योंकि देखिए एयर में बहुत सारे गैसेस घुले हुए हैं और उन गैसेस का परसेंटेज फिक्स होता है। ठीक है, मींस हम कहते हैं कि N2 जो है, N2 मींस नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78.1%। ऑक्सीजन O2 मींस ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 20.9%। ठीक है, तो ये क्या है, परसेंटेज हर एक गैस का फिक्स होता है, किसमें, एयर में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एयर भी क्या है, एक मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, जिसमें हर एक गैस का अपना परसेंटेज फिक्स होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि एयर में सिंगल फेज होता है, क्योंकि डिफरेंट गैसेज हैं और सब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो हम इसे नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पे ऑक्सीजन का गैस है और कहाँ पे नाइट्रोजन का, मीन्स हम उसे अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि सिंगल फेज है। और मोर देन वन फेज अगर आइडेंटिफाई कर लेते तो उसे हम मोर देन वन फेज बोलते हैं। तो सिंगल फेज का मीनिंग क्या हुआ, सिंगल फेज का मीनिंग हुआ कि कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट आइडेंटिफिएबल। ठीक है, हम उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। और मोर देन वन फेज मींस कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जैसा कि हम शुगर सॉल्यूशन बनाए थे तो उसमें शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर में ऑयल और वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, इसीलिए हम उसे मोर देन वन फेज बोले। ठीक है, इस तरह से होमोजेनियस मिक्सचर का और भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एटीसी कर देते हैं। चलिए, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है, पहला मिक्सचर तो अभी हम बताए थे ऑयल एंड वाटर का। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो सैंड एंड आयरन मिला दीजिए। ठीक है, मिक्स नहीं होगा। सॉल्ट एंड शुगर मिला दीजिए, आपस में मिक्स नहीं होगा। तो ये सब जितने भी मिक्सचर है वो क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल है। ठीक है,
तो इस तरह से होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्लियर हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो था वो प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन था, जिसमें प्योर सब्सटेंस को 3 भाग में बांटा गया था। एलिमेंट्स, सॉरी 2 भागों में बांटा गया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, तो इस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम 3rd चैप्टर में, 9th क्लास के 3rd चैप्टर में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ सिर्फ डेफिनेशन हम जान जाते हैं। एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं, तो एलिमेंट्स वैसे सब्सटेंस है जो सिंगल टाइप के एटम से बने होते हैं, मतलब मेड अप ऑफ सिंगल टाइप एटम्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिंगल टाइप एटम्स के बने होते हैं। मींस बहुत सारे एटम्स जब ग्रुप बना लेते हैं और अगर एक ही तरह के एटम्स रहे सारे, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे कि व्हेन, ठीक है, डिफरेंट एटम्स या व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स भी हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकता है, तो लिख देते हैं सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग नाम सुने होंगे वाटर। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला भी सुने होंगे H2O। इसमें देखिए क्या है, अगर हम हाइड्रोजन, H मींस हाइड्रोजन, इसका 2 मॉलिक्यूल एटम लेते हैं तो ऑक्सीजन का हमको कितना एटम लेना पड़ेगा, 1। मींस हमेशा वाटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन का 2 एटम चाहिए और ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए, तब हमें जाकर के एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो का मीनिंग यही था कि जो वाटर में जो भी कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा, और यह रेशियो क्या है, 2:1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स भी डिफाइन कर चुके हैं। इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था, जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स को हम फर्दर 3 भाग में बांटे थे, जो क्या था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो इनके बारे में आप पढ़ चुके होंगे क्लास 8 में। ठीक है, मेटल्स क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लस्टर होता है, लस्ट्रस होता है, जो डक्टाइल होता है, जो मेलिएबल होता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स का एग्जांपल क्या है, तो आयरन, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, मेटल्स है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, जो डक्टाइल नहीं होते हैं, जो मेलिएबल नहीं होते हैं, ये सब जो नेचर नहीं पाया जाता उसमें तो हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। नॉन मेटल्स का एग्जांपल क्या है, तो आप बोल सकते हैं वुड, ठीक है, कोल, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स हम देखिए, वुड है तो वुड मेनली, कोल जो है, कोल में मेनली क्या पाया जाता है, कार्बन, तो इसको हम कोल की जगह पर कार्बन अगर लिख रहे हैं तो कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस तरह से और भी होंगे जो एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स होंगे। और कौन कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स, जितने भी गैसेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन इसको N से डिनोट करते हैं, सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो वैसे सब्सटेंस जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मेटलॉइड्स का एग्जांपल क्या होता है, तो बीआई को हम बोलते हैं बिस्मथ, ठीक है, एंटीमनी जिसको लिखते हैं एसबी। ये सब जो एग्जांपल है
मेटलॉइड्स का एग्जांपल है। ये सब के बारे में आप फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, चैप्टर 3 में, जिसमें एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उस चैप्टर में आप ये सब जो सिंबल लिख रहे हैं उस सब के बारे में डिटेल्स में जानिएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जो था टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर हम एक बार फिर से डिस्कस कर लें। टाइप्स ऑफ मैटर में दो तरह के मैटर हुए, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर मैटर को दो भागों में बांटा गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को तीन भागों में बांटा गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इम्प्योर को दो भागों में बांटा गया, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखिए मैटर तीन स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा स्टेट होता है आपने सुना होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड गैसेस। तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं इन्हीं तीन स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसेस क्या होता है, इन तीनों को समझने के लिए एंड इन तीनों की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, या इसे ऐसे लिख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, कॉलम बना लेते हैं तीनों के लिए अलग अलग। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मास। तो मास तो क्या होता है, तीनों का मास डिफिनिट। देखिए एक वर्ड होता है डिफिनिट एंड दूसरा वर्ड होता है इनडेफिनिट। डिफिनिट मींस, ठीक है, डिफिनिट मींस क्या होता है, मींस सर्टेन। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वैल्यू चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि इनडेफिनिट है, और वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे डिफिनिट है। तो मास तो सॉलिड जितना रहता है उतना ही रहेगा, तो सॉलिड का मास डिफिनिट रहेगा। ठीक है, दूसरा लिक्विड का भी मास, देखिए किसी का भी चेंज नहीं होता है, मास जितना रहता है उतना ही होगा। तीनों का हम बोलेंगे कि मास क्या होगा, डिफिनिट रहेगा। ठीक है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो होता है शेप। ठीक है, तो शेप क्या होता है, सॉलिड। देखिए सॉलिड, जैसे कि हम, मेरा ये मार्कर है, इस मार्कर का शेप हमेशा जो अभी है वही रहेगा, में हमेशा रहेगा। इसका शेप चेंज नहीं हो सकता है। इस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तब भी नहीं चेंज होगा। ये क्या होगा, हो सकता है कि ये टूट जाए, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो शेप इसका चेंज नहीं होगा, मतलब ये क्या है, डिफिनिट है सॉलिड के लिए। लिक्विड में शेप चेंज हो सकता है या नहीं, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर वाटर है, जिसे हम किस में रखे हैं, एक, ठीक है, इस तरह के बर्तन में रखे हुए हैं। इस तरह के बर्तन में रखने से क्या होगा, सिलिंड्रिकल बर्तन है तो इसका भी शेप सिलिंड्रिकल हो गया। ठीक है, अगर इसी 1 लीटर वाटर को हम क्या किए, एक कोनिकल बर्तन में रख लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये किस शेप का हो गया, तो देखिए यहाँ पर सिलिंड्रिकल शेप का वाटर है और यहाँ पर किस शेप का हो गया, कोनिकल शेप। तो हम पाते हैं कि लिक्विड को हम जिस बर्तन में रखते हैं या जिस प्लेस पे रखते हैं उस के शेप को क्या करता है, एक्वायर कर लेता है। मींस लिक्विड का जो शेप होता है वो डिफिनिट नहीं होता। तो लिक्विड का शेप हम क्या बोलेंगे, इसका शेप डिफिनिट नहीं होता है। अब हम गैस का शेप देखते हैं, तो गैस का शेप क्या होगा, तो गैस का भी वही है। ठीक है, सपोज कीजिए अभी मेरे पास 1 लीटर गैस है, जो को हम क्या किए, इतने बड़े बैलून में भरे हुए हैं। इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी 1 लीटर गैस को हम छोटे से बैलून में भी भर दें तब भी हो जाएगा। इसी 1 लीटर गैस को हम पूरे रूम में भी फैला सकते हैं। मींस इसका शेप भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका वॉल्यूम शेप क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, शेप क्या होगा, चेंज होगा।
और नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वॉल्यूम, उसमें भी हम क्या वो देखें कि इसका वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। चूंकि गैस कंप्रेस होगा इसीलिए उसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हम इसमें इसके वॉल्यूम को भी इंडेफिनिट लिखेंगे। लेकिन सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अभी देखिए ये मार्कर है, सॉलिड है, अभी जितना स्पेस ऑक्युपाई किया है इसे कंप्रेस भी करेंगे तब भी कंप्रेस नहीं होगा, मींस इसका वॉल्यूम हमेशा यही रहेगा, ठीक है। और लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या होगा, डिफिनिट रहेगा। लिक्विड का वॉल्यूम भी क्यों डिफिनिट रहेगा, तो देखिए अभी हम क्या किए थे, लिक्विड को एक सिलेंडर, 1 लीटर लिक्विड को हम रखे थे सिलेंड्रिकल बर्तन में, तब उसका जो वॉल्यूम था वो 1 लीटर था। अगर उसे हम कॉनिकल बर्तन में रखेंगे तब भी क्या होगा, उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा, ठीक है। क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता है, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकंप्रेसिबल होता है। इसीलिए उसका वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, डेफिनिट बोलेंगे, इंडेफिनिट नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, तो हम बताए थे स्टार्टिंग में कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में क्या होगा, तो देखिए सॉलिड को हम क्या बोले, कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम बोले कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हो, हैं क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास हैं। देखिए इस तरह से इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इस तरह से रहते हैं तो इसे हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच कोई स्पेस नहीं है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो नहीं के बराबर होता है। नहीं के बराबर मतलब नील होता है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि बहुत कम होता है, ठीक है। और लिक्विड का अगर हम बात करें तो लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है। क्या था, सॉलिड था, ठीक है। लिक्विड थोड़ा कंप्रेस हो सकता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसीलिए उसे थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है। इससे हम क्या बोलेंगे, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कितना होता है, स्मॉल होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। लेकिन गैस में क्या होता है, गैसेज में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए गैस को अगर हम कंप्रेस करना चाहे तो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाता है। आप देखते होंगे कि घर में जो सिलेंडर आता है उसमें एलपीजी गैस भरा होता है। एलपीजी गैस की क्या है, गैस है, लेकिन इससे हम 15 केजी का सिलेंडर आता है, सोचिए 15 केजी गैस को हम किसमें कंप्रेस करके रखे हुए हैं, एक सिलेंडर में, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि पहले गैस था लेकिन जब उसको हम कंप्रेस किए तो कंप्रेस होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो चुका है और उस सिलेंडर के अंदर है। जैसे ही हम सिलेंडर का जो वाल्व है उसे ओपन करते हैं तो क्या होगा, गैस बाहर आएगा और फिर चारों तरफ फैलने लगेगा, ठीक है। तो ये उससे प्रूफ होता है कि जो सिलेंडर में जो गैस था वो कंप्रेस करके रखा हुआ था, ठीक है। मींस वो कंप्रेस क्यों हो जा रहा था, क्यों हो रहा वो कंप्रेस, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इतना दूर दूर होने के कारण उन्हें कंप्रेस करना आसान हो जाता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इस गैस में क्या होता है, वेरी लार्ज होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है जिस डिफरेंशिएट करने का काम आएगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, तो हम बताए थे कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए सॉलिड के केस में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक क्यों होंगे, इसमें रीजन यही होगा क्योंकि दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स है, दोनों एक दूसरे पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा है तो दोनों क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे। इसका इसीलिए इसमें जो होता है स्पेस बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सॉलिड में जो फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और यही रीजन है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि फोर्स ज्यादा है तो स्पेस कम हो गया। लिक्विड के केस में क्या होगा, तो चूंकि देखिए इसमें जो लिक्विड में है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के तुलना में थोड़ा ज्यादा था,
तो इसीलिए फोर्स जो होगा वो इसके तुलना में थोड़ा वीक होगा। तो हम बोल सकते हैं कि वीकर देन सॉलिड। सॉलिड के तुलना में क्या होगा, फोर्स वीक होगा, ठीक है। और गैस में तो बहुत कम होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें नील होगा, नहीं के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है गैस में, ठीक है। तो इसका एक रीजन है, देखिए इसमें बहुत कम फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसी कारण इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है, ये तो क्लियर है, ठीक है। एक और चीज होता है, आप देखते होंगे कि अगरबत्ती जलाने से, ठीक है, जो स्टिक होता है जो हम लोग घर में पूजा करते हैं, वो जलाने से उसका जो धुआं होता है वो बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है, उसका गंध बहुत तेजी से पूरे रूम में फैल जाता है। उसका रीजन क्या होता होगा, रीजन यही है कि उसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स है बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ने लगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल है, अगर ये दोनों के बीच आपस में फोर्स जो है वो बहुत वीक है, तो फोर्स वीक होने के कारण क्या है, एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक दूसरे के नजदीक कब रहेगा, जब दोनों के बीच बहुत ज्यादा फोर्स लगे। अगर दोनों के बीच बहुत कम फोर्स है तो दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे और जिधर मन उधर मूव करना चाहेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो गैस होता है उसमें रैंडम, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, मीन्स इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरिजन करने का कुछ पॉइंट्स था, ठीक है। और भी पॉइंट्स है, एक और पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है इसे पहले समझ सकते हैं। तो डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मींस अगर हमें किसी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी को देखिए हम किसी से डिनोट करते हैं, तो डी से डिनोट कर सकते हैं या फिर रो से, रो इस तरह से लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगा, तो अगर किसी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके मास को किस चीज से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेंसिटी। अब आइए हम समझते हैं कि डेंसिटी कैसे किसमें चेंज करता है या कैसे नहीं, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड का बात करें तो सॉलिड में क्या होता है, मास, देखिए हम क्या किए, 1 kg सॉलिड भी लिए, 1 kg लिक्विड भी लिए और 1 kg गैस भी लिए, तीनों चीज लिए हुए हैं, सॉलिड भी लिए, लिक्विड भी ले लिए और गैस भी लिए। तो 1 kg सॉलिड ज्यादा स्पेस लेगा या ज्यादा स्पेस लिक्विड लेगा या गैस लेगा, तो हम पाते हैं कि 1 kg सॉलिड जो रहेगा वो बहुत कम स्पेस में रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो बहुत कम होगा, किसके तुलना में, लिक्विड के तुलना में। 1 kg हमको अगर लिक्विड रखना है तो सॉलिड से वो ज्यादा जगह घेरेगा, और गैस तो बहुत ज्यादा जगह घेरेगा, किसके तुलना में, सॉलिड की तुलना में, लिक्विड की तुलना में गैस बहुत ज्यादा जगह घेरेगा। तो हम वॉल्यूम देखते हैं कि एक, देखिए तीनों का मास सेम है लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, गैस का ज्यादा हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए मास तो सबका सेम है, तो मास को हम रहने देते हैं, लेकिन वॉल्यूम देखें तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, तो चूंकि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या देखेंगे कि वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी गैस का क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इसके तुलना में गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। और अगर वही कंडीशन अप्लाई करें लिक्विड के लिए, तो लिक्विड का क्या होगा, गैस से ज्यादा होगा लेकिन सॉलिड से कम होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम है, तो सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा, किसके लिए, सॉलिड के लिए। और लिक्विड के लिए क्या होगा, ये दोनों के बीच में होगा। तो हम बोलेंगे कि इंटरमीडिएट बिटवीन, या फिर इसका मॉडरेट बोल सकते हैं, एक वर्ड में अगर इसको बोले तो मॉडरेट होता है, इसका डेंसिटी लिक्विड का, ठीक है। तो ये हमारा
कुछ पॉइंट्स था जिसके बेसिस पर हम सॉलिड लिक्विड गैस को कंपेयर किए। पहला पॉइंट था मास। तो मास हम पाते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मास क्या होता है, डिफिनेट होता है, मास चेंज कभी नहीं करेगा। शेप सॉलिड का चेंज नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड और गैस का शेप चेंज करता है। लिक्विड जिस शेप बर्तन में हम रखते हैं उसका शेप एक्वायर कर लेता है, गैस के साथ भी वही कंडीशन है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम देखते हैं कि सॉलिड का डिफिनेट होता है, लिक्विड का भी डिफिनेट होता है, लेकिन गैस का डिफिनेट नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है गैस में, सबसे कम होता है सॉलिड में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो देखिए जिसमें स्पेस ज्यादा होगा उसमें फोर्स स्ट्रांग होगा, और जिसमें स्पेस बहुत ज्यादा होगा उसमें फोर्स नहीं होगा। ठीक है, मतलब स्पेस बहुत ज्यादा है। स्पेस बहुत ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है, और डेंसिटी देखिए तो डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड का और सबसे कम गैस का। ठीक है, तो इस टेबल को हमें याद रखने की जरूरत है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम इतना कुछ जान चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लिखा हुआ है वो है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट का मीनिंग क्या है? तो जैसे कि देखिए कोई एक सब्सटेंस है अभी जो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, इसे हमें चेंज करके क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, और उसे क्या करने किए हम, चेंज किए और क्या करके लिक्विड में। ऐसा होता है। ठीक है, हम देखते हैं घर पे कि वाटर हम लोग रखते हैं फ्रिज में, वाटर क्या किए, फ्रिज में रख दिए और क्या हो गया, ये चेंज हो जाता है बर्फ में। ठीक है, आइस बन जाता है। तो हम क्या देखें, स्टेट चेंज हुआ या नहीं हुआ। देखिए वाटर कैसा स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, और ये कैसा स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, आइस। तो यहाँ स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, तो कैसे हुआ, ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। तो स्टेट चेंज करने के लिए दो चीज हम करते हैं। ठीक है, स्टेट चेंज करने के लिए दो फैक्टर रिक्वायर्ड है। ठीक है, दोनों में से कोई भी फैक्टर अगर हम अप्लाई करेंगे तो स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, तो बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, वाटर को कूल करते हैं तो आइस बन जाता है। ठीक है, कूल करने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज करना। तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज किए तो वाटर किस में बदल गया, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर चेंज करके, ठीक है, हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर चेंज करके, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों चेंज करके स्टेट चेंज किया जा सकता है। देखिए टेम्परेचर चेंज करने का तो एग्जांपल हम देख चुके हैं। प्रेशर अगर हम चेंज करें तब स्टेट चेंज हो जाएगा, वो कैसे, तो देखते हैं। अभी हम एग्जांपल दिए थे सिलेंडर का। सिलेंडर में क्या हुआ था, तो सिलेंडर में देखिए अगर मेरा ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें हम क्या किए, 15 केजी एलपीजी रखे हुए हैं। एलपीजी क्या था, गैस था। ठीक है, और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, देखिए ये पहले से तो गैस था लेकिन उसे चेंज करके लिक्विड में बदल दिया गया। देखिए जब इस गैस को हम सिलेंडर में डाल दिए ना, तो उसके बाद वो क्या हो गया, गैस लिक्विड में चेंज हो गया। कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे 15 केजी गैस था, लेकिन उसे जब हम इस छोटे से सिलेंडर में डाल दिए तो यहाँ पे स्पेस बहुत कम था। स्पेस कम होने के कारण क्या हुआ होगा कि सिलेंडर के वॉल से दोनों साइड से प्रेशर लगा, किस पे, गैस पे। ठीक है, गैस इसमें था तो इधर से सिलेंडर का वॉल, इधर जब स्पेस है नहीं तो कहीं जा नहीं सकता, इसी स्पेस में रहेगा। मींस इसमें क्या हो गया, जैसे ही गैस को हम इसमें डालें तो उस पर बहुत हाई प्रेशर लगना शुरू हुआ, और प्रेशर हाई लगने के कारण क्या हुआ, देखिए अगर मान लीजिए दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इतने दूर है, अगर इन मॉलिक्यूल्स पर हम दोनों तरफ से प्रेशर लगाएं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे तो कैसा कंडीशन हो जाएगा, हम देखते हैं कि लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स नजदीक होता है। तो अगर इस बहुत नजदीक आ जाएंगे तो ये क्या होगा, गैस था पहले, लेकिन अब मॉलिक्यूल्स नजदीक आने के कारण लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ होता है। गैस था, जब पेट्रोलियम गैस था तो बाहर में था तो गैस था, लेकिन जब सिलेंडर में डाले तो क्या हो गया, दोनों साइड से इस पर प्रेशर लगा। जब दोनों साइड से प्रेशर लगा तो इसके गैस के मॉलिक्यूल्स नजदीक आ गए, और जिसके कारण वो लिक्विड में चेंज हो गए।
और हम ये भी देखते हैं कि सिलेंडर के अंदर तो लिक्विड है, लेकिन जैसे ही सिलेंडर से बाहर आएंगे, मीन्स इस वाल्व को जैसे ही हम ओपन करेंगे, सिलेंडर से बाहर आएंगे तो क्या बन जाते हैं, गैस बनते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन सिलेंडर के बाहर आने के बाद वो ओपन फील करते हैं, मीन्स प्रेशर बहुत कम होता है और इसलिए वो फिर से गैस में चेंज हो जाते हैं। तो हम पाते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। किसका? मैटर का। कोई भी मैटर है उसका अगर हमें स्टेट चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर चेंज करें या तो प्रेशर चेंज करें या तो दोनों चेंज करके किया जा सकता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट में हम लोग फैक्टर्स देख लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स पे चेंज ऑफ स्टेट डिपेंड करता है। ठीक है, अब जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो कौन कौन सा स्टेट चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हम चेंज ऑफ स्टेट में प्रोसेस पे बात करते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि कोई सॉलिड है, ठीक है, और एक किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में। ये किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोल सकते हैं या फिर मेल्टिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, और अगर इस लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज करना चाहें, मींस सॉलिड को लिक्विड में चेंज किए और उसी लिक्विड को अगर फिर से दोबारा सॉलिड में चेंज करना चाहें तो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। फ्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, फ्रीजिंग क्या है, तो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखते हैं लिक्विड को जब हम गैस में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस का क्या नाम है। ठीक है, लिक्विड को गैस में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। और गैस अगर है उसको लिक्विड में चेंज करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैस को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये प्रोसेस आप अपने घर में भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जब घर में पानी को मान से गर्म करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होता है, बॉयल करने के बाद वो भाप बनता है, ऊपर उठता है। ठीक है, और अगर उस बर्तन को हम ढक दे ऊपर से किसी बर्तन से तो क्या होता है, आप देखते होंगे कि उसके नीचे पानी का बूंदा बूंदा बन जाता है। वो क्या होता है कि देखिए इस तरह से, ठीक है, एक बर्तन था, इसमें पानी गर्म हो रहा था तो इसका भाप बन करके ऊपर उठ रहा था। ठीक है, अब जब इसको हम ढक दिए ऊपर से तो क्या हो गया, ये यहाँ गया, लेकिन ऊपर जाने के लिए इसको स्पेस नहीं मिला, तो यहाँ पर जाकर के यही वेपर क्या हो जाता है, फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो है, अगर लिक्विड को गैस में चेंज कर दिए, गैस को लिक्विड में चेंज कर दिए। अब सपोज कीजिए कि कोई गैस है, गैस सॉलिड है, उसको डायरेक्ट हम गैस में चेंज करते हैं। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। सॉलिड को अगर डायरेक्ट गैस में चेंज करें तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करें तो उसे क्या बोलेंगे, वो भी सब्लिमेशन ही कहलाएगा। ठीक है, उसे भी हम सब्लिमेशन ही कहेंगे। ठीक है, सब्लिमेशन क्या है, तो चाहे तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करे या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आपके घर में कैम्फर आप देखे होंगे। ठीक है, कैम्फर को जब हम जलाते हैं तो देखिए कैम्फर क्या होता है, सॉलिड होता है। इसको जब जलाया जाता है तो क्या होता है, जलाने इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली गैस बन जाता है। क्योंकि कैम्फर को हम ऐसा नहीं कभी ऑब्जर्व किए हैं, तो जलने के बाद पहले लिक्विड बनता है फिर गैस बनता है, ऐसा नहीं होता है। आप मोमबत्ती देखे होंगे, मोमबत्ती में क्या होता है, जलता है तो पहले वो पिघलता है, मींस सॉलिड था तो जलाने पे वो पहले लिक्विड बना। ठीक है, लिक्विड बनता है, उसमें सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है। लेकिन कैम्फर में ऐसा नहीं होता है। कैम्फर में सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। इसका और सब्लिमेशन का एक और एग्जाम्पल है कैम्फर के बाद, जिसको बोलते हैं हम लोग NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका एक नाम है, उसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। देखिए ये एक कंपाउंड है जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है जो अगर हिट करे इसको तो ये क्या होगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा।
ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस था जिसमें हम क्या ऑब्जर्व किए, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में कौन कौन सा स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से जब लिक्विड आता है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड से वापस सॉलिड बनाने का जो प्रोसेस होगा उसको फ्रीजिंग बोलेंगे। लिक्विड से गैस बनाने का जो प्रोसेस होगा उसको वेपोराइजेशन बोलेंगे। और गैस से वापस लिक्विड बनाने का जो प्रोसेस होगा कंडेंसेशन होगा। और सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड डायरेक्टली जो बनाने का जो प्रोसेस होगा उसको सब्लिमेशन कहेंगे। सब्लिमेशन का एग्जांपल कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। चलिए अब देखिए जो प्रोसेस होता है, जितने भी प्रोसेस है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है। तो हम कुछ फिक्स टेम्परेचर, कौन कौन सा टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो एक टेम्परेचर होता है जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। और सेकेंड क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो कोई बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। ठीक है। मान लीजिए कोई सॉलिड था, उसको हम हीट करना शुरू किए तो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बोला वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो हम क्या बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए, जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, कोई लिक्विड चेंज हो जाए सॉलिड में। ठीक है। उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल वाटर फ्रीज होता है तो क्या बनता है? आइस। किस टेम्परेचर पे बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मींस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जब हम वाटर को कूल करना शुरू करते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है तो आइस में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो ये ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर क्या होता है, कोई सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज होता है। मींस सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड किसी लिक्विड में चेंज होता है उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोलेगा कि आइस, ठीक है, और हमको किसमें चेंज करना है? वाटर में। तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे वो आइस वाटर में चेंज होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए वाटर आइस में चेंज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और आइस वाटर में चेंज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो कोई बोलेगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इस तरह से 3 टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, and melting point the temperature at which solid changes into liquid। ठीक है। इस तरह से हम तीनों टेम्परेचर को डिस्कस कर चुके। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।